हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए, जैसा आप सभी को पता है, हम क्या पढ़ रहे थे, टेंथ मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। चलिए, तो इसी को ही आगे पढ़ते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर एग्जाम में काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आपने पिछली क्लास में एचसीएफ और एलसीएम पढ़े थे कि किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो अब हम सीखेंगे कि आखिर उन एलसीएम में और संबंध क्या होता है, यानी कि रिलेशन क्या होता है। तो हमारा टॉपिक वही है, मैस है यानी कि एचसीएफ और लेस है यानी कि एलसीएम में संबंध। तो क्या संबंध होता है? मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, कौन सी? एक होती है पहली संख्या, जिसे हम क्या कह देते हैं, अभी के लिए हम ए भी बोल सकते हैं, पहली संख्या मतलब ए। इसके बाद क्या है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मतलब बी। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होगा या फिर क्या संबंध होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होगा? पहली संख्या यानी कि ए गुणा बी के, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो वह किसके बराबर होता है? वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसको कई बार कैसे लिखा जाता है? हाँ जी, सॉरी, एचसीएफ, बिल्कुल एम नहीं है, ये एफ है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसको कई बार और किस तरीके से लिख देते हैं, देखिए, इसको हम कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं। एच सी एफ ब्रैकेट में लिख देंगे ए कॉमा बी गुणा एलसीएम ब्रैकेट में लिख देंगे ए कॉमा बी बराबर ए गुणा बी। अब इसका मतलब क्या होता है जो ये इस तरीके से लिखा गया है? देखिए, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये एच सी एफ है, लेकिन किसका है? ए और बी का एच सी एफ है। ठीक है, ऐसे ही यह एलसीएम है, लेकिन एलसीएम किसका है? ए और बी का एलसीएम है। तो कहीं भी यदि आपको इस तरीके से लिखा जाए, मान लीजिए एलसीएम 15,20, इसको आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? आप एलसीएम निकालिए, लेकिन किसका? 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। यानी कि जो ब्रैकेट में संख्याएं लिखी गई हैं, उनका एलसीएम या फिर एचसीएफ जो भी लिखा है वह आपको निकालना है। ठीक है ना? तो हमारा संबंध क्या हुआ? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके है? उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के। ठीक है ना? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या समझ में आया? क्या सभी बच्चों को संबंध समझ में आया? यस। सभी बच्चे बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि क्या वाकई में ये संबंध सही भी है या फिर नहीं है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी? एक तो है 6 और एक है 10। तो हमें यह संबंध साबित करना है कि क्या वाकई में जो हमने पढ़ा है, ए गुणा बी यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा इनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो एक बारी चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, पहली संख्या कौन सी हो गई हमारी? कोई भी पहली संख्या मान सकते हैं आप। मान लीजिए ए मैंने मान लिया 6, बी मैंने मान लिया क्या हो गया है, 10। ठीक है, तो चलिए मुझे सबसे पहले इनका एच सी एफ बताइए, एच सी एफ क्या होगा? मुझे एच सी एफ बताइए। अच्छा, कल अहिरवार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा भी एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, ठीक है? अगर किसी को समझ में नहीं आया है अभी संबंध, तो हम एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, पहले मुझे 6 और 10 का एस सी एफ बताइए। 6 और 10 का एस सी एफ क्या होगा? कमेंट में आंसर करें सभी बच्चे। 6 और 10 का एच सी एफ क्या होगा? पिछली क्लास में आपने सीखा है एस सी एफ एलसीएम निकालना। बाकी के बच्चे भी आंसर करें। 6 और 10 का एच सी एफ क्या होगा? वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसके अभाज्य गुणनखंड करें और देखें सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं।
कौन कौन सा भाज्य गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है। तो देखिए 6 और 10 का हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ। 6 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, इधर 10 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 के क्या होंगे, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 एक बार जाएगा। तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। इधर हम 10 के भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, 2 पंच 10, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो 10 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 5। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, जो भी कॉमन होता है इन दोनों संख्याओं में से वो हम ले लेते हैं एचसीएफ में। तो देखिए यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 2। अब बताइए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताइए सभी बच्चे कमेंट करके, एलसीएम क्या होगा। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने बेटा एचसीएफ का आंसर नहीं बताया था, एलसीएम का बताइए, एलसीएम का आंसर क्या होगा। कल्प अहिरवार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आप बताएं, एलसीएम का आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। कल्प अहिरवार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आप बताएंगे एक बारी एलसीएम का आंसर क्या होगा। आपने पिछली क्लास में सीखा है। हाँ जी, बाकी के बच्चे भी बताएं। अच्छा देखिए, मैं किसी बच्चे का यदि नाम लेता हूं ना कि आप ये चीज बताएं, तो यदि आपको आती है तो आप बता दें, यदि आपको नहीं आती है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं सर मुझे नहीं पता, आप एक बारी बता दीजिए। ठीक है, लेकिन क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, प्लीज क्लास छोड़कर मत जाइए, क्योंकि क्लास छोड़कर यदि आप जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना, यदि आता है तो बता दीजिए, नहीं आता है तो बोल दीजिए सर मुझे नहीं पता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं जो कॉमन आया है, या फिर ये देख लेते हैं जो कि एचसीएफ आया है। तो कॉमन क्या आया है, 2 गुणा, उसके अलावा जो भी बचा हुआ है उसे हम एलसीएम में लिख लेते हैं। तो 2 एक तो कॉमन आ गया, उसके बाद क्या क्या बचा है, एक तो 3 बचा है ये, तो 3 आ गया गुणा में, एक ये 5 बचा है, तो ये 5 भी आ गया है। ठीक है ना, तो चलिए 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6, 6 गुणा 5 कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो एलसीएम आ गया 30। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम हमारा कितना आ गया है, एलसीएम आ गया है। सेकंड रुकी हुई है। स्क्रीन रुकी हुई है, नहीं बेटा स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन हाँ दिख रही सर। है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ अभी आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक मिनट वेट करेंगे। जैसे अब आ गई। अभी दिख रही है ना, ठीक। एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ हमारा आया 2, एलसीएम हमने कितना निकाला 30। तो हमने एक संबंध पढ़ा था, क्या संबंध होता था, ए गुणा बी बराबर क्या होता था, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो हमें एक बार देखते हैं ए गुणा बी कितना आएगा, 6 गुणा 10, और एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम एचसीएफ है हमारा 2, एलसीएम है हमारा 30। ए गुणा बी कितना हो गया, 6 गुणा 10 हो गया हमारा 60, एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना हो गया, 30 गुणा 2 60। इसका मतलब देखिए दोनों साइड ही हमारा बराबर आया है, बिल्कुल 60 60। इसका मतलब जो ये हमने संबंध पढ़ा था यह बिल्कुल सही संबंध है। ठीक है ना, अब आपके बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो चलिए एक बारी हम वो देखते हैं। तो आपके उदाहरण एक दिया है कि एलसीएम जो है 12 और 15 का, एलसीएम जो है 12 और 15 का वह है 60। तो आपको एच सी एफ निकालना है 12 और 15 का, एच सी एफ निकालना है 12 और 15 का। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मान लीजिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है एलसीएम, मान लेते हैं ए कॉमा बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए और बी का जो एलसीएम है वह हमें निकालना है। ठीक है, या फिर वह हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो एलसीएम है 12 और 15 का वह 60 है। ठीक है,
तो मैं मान लू दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं। जो दो संख्याएं हो गई हैं वह ए तो हो गई है 12, बी हो गई है 15। ठीक है, ए हो गई है हमारी 12, बी हो गई है हमारी 15। उसके बाद मुझे एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम मेरा क्या हो गया है 60। एलसीएम हो गया 60। उसके बाद मुझे एचसीएफ निकालना है सेम ही संख्याओं का। ठीक है ना, तो एचसीएफ मुझे यहाँ पे निकालना है। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध है, यानी कि एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ पूछा है, दो संख्याएं दी हैं, तो मुझे एक ही आइडेंटिटी या फिर मैं कह सकता हूं एक ही संबंध मुझे पता है। कौन सा संबंध है? सॉरी, ए गुणा बी यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम। मुझे तो बस यही संबंध आता है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं, ए की जगह रखा 12, बी की जगह रखा 15 बराबर एच सी एफ। एच सी एफ मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता। एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना हो गया 60। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, टाइम से ज्वाइन करें। तो 12 गुणा 15 करेंगे या फिर इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने दें। 12 गुणा 15 की जगह 12 गुणा 15, ये जो 60 है, क्योंकि मुझे किसका मान निकालना है एचसीएफ का, तो इसके गुणा में 60 है। इसको मैं दूसरे पक्ष में ले आता हूँ। 60 अभी एचसीएफ के गुणा में है, दूसरे पक्ष में लाऊंगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 60, यानी कि 60 भाग में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा एचसीएफ के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यदि कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 60 जो है वह 15 से कट रहा है, 15 एकम 15 और 15 चौके 60। ठीक है, तो क्या आ गया 12/4 बराबर एच सी एफ। और 12 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एच सी एफ बराबर हमारा आ जाएगा 3। एच सी एफ बराबर क्या आ जाएगा 3। तो बिल्कुल एच सी एफ हमारा क्या हो गया है 3, सही उत्तर हो गया है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से ईमानदारी से बताइए, यदि सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई लिखें, नहीं समझ में आया है, कहीं कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। अच्छा, नवीन कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, नवीन कुमार और कल्प अहिरवार, कल्प अहिरवार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको समझ में नहीं आया क्या? कल्प अहिरवार की स्टूडेंट की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं, जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, एक बार आप अनम्यूट करेंगे। कौन सी लाइन समझ में नहीं आई या फिर पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? कहाँ पर प्रॉब्लम आई है एक बार वो बताएंगे बेटा। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ओके, देखिए इसमें इतना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें एलसीएम दिया गया है दो संख्याओं का, 12 और 15 का, ये दिया गया है कितना है 60। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ पर एलसीएम नहीं है, ये यहाँ पर एचसीएफ है। ठीक है ना, अब देखिए हमें क्या बोला गया है, 12 और 15 का जो एलसीएम है वह कितना है 60 है। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया एलसीएम कितना हो गया मेरा 60 हो गया। उसके बाद मुझसे एचसीएफ पूछा है इन्हीं दोनों संख्याओं का, 12 और 15 का। तो इसका मतलब मेरी दो संख्याएं कौन सी हो गई हैं जो कि कॉमन है, इसमें भी एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी। तो 12 और 15 ये दोनों संख्या हैं। तो माना मैंने पहली संख्या ए बराबर, हाँ जी क्या हुआ बेटा? कुछ डाउट है क्या, बताइए, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है, तो ए हमारी पहली संख्या हो गई 12, बी बराबर दूसरी संख्या हो गई 15। ठीक है, एलसीएम 60 हो गया, एचसीएफ निकालना है। तो मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध को बताता है, क्या है फॉर्मूला, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो मैंने यहाँ पर मान रख दिए, ए पहली संख्या हो गई 12, बी दूसरी संख्या हो गई 15, एचसीएफ मुझे निकालना है, मुझे पता नहीं है, तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ, एलसीएम बराबर हो गया 60। 60 को मैंने इधर ले आया दूसरे पक्ष में, यहाँ पर पक्षांतरण करके। तो यहाँ पे 60 जो है
वह गुणा में है एचसीएफ के, दूसरे पक्ष में लाऊंगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 12 × 15/60। और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, 60 को 15 से काट लिया, 15 चौके 60, तो यह हो गया है 12/4। और 12 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ जी, कल पहिरवार और नवीन कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप दोनों को आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 252 और 594 का 18, तो हमें एलसीएम निकालना है। सेम दोनों संख्याओं का एचसीएफ 252 और 594 का, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम निकालना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा। सभी बच्चों को ट्राई करना है, कमेंट में ही इसका आंसर करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और एग्जाम की दृष्टि से या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करें। ध्यान से कैलकुलेशन करें, जब भी आप भाग कर रहे हैं या फिर गुणा कर रहे हैं ध्यान से करें। कई बार हमें कॉन्सेप्ट आता है लेकिन जल्दबाजी में कैलकुलेशन के चक्कर में गलत हो जाता है पूरा क्वेश्चन। दो सौ बावन 594, सभी बच्चे सॉल्व करें। अच्छा, एक हिंट देता हूं, 252 में 18 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना? 252 में भी चला जाएगा, 594 में भी चला जाएगा। ओके, एलसीएम 18 आया है। जितेंद्र यादव नवीन कुमार की आईडी से स्टूडेंट है। एचसीएफ निकालना है, अच्छा सॉरी एलसीएम निकालना है बेटा। एलसीएम 18, 18 तो हमें एचसीएफ ही दिया है, एलसीएम भी सेम ही आएगा क्या? अच्छा, एचसीएफ मत लिखिए, केवल एलसीएम लिखिए, एचसीएफ तो हमें दिया है 18, एलसीएम लिखिए केवल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया है फिर से देखिए, सबसे पहले दोनों संख्याएं दी हैं, 252 और 594, उनका मुझे एचसीएफ, या फिर पहले ये देख लेते हैं, दोनों संख्याएं 252 और 594,
और यहाँ भी 252 और 594 है। ठीक है ना। इसका मतलब मेरी दोनों संख्या क्या हो गई, ए बराबर हो गया है 252, बी बराबर हो गया है 594। ठीक है। इनका मुझे एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मुझे दिया गया है 18। तो मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है या फिर एक ही संबंध है। क्या संबंध है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है। तो इनकी जगह मान रख देते हैं। ए कितना है 252, बी कितना हो गया है हमारा 594, 594 बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना है, एलसीएम मुझे निकालना है। तो मैंने लिखा एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 18। ठीक है। अब मुझे एलसीएम का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 18 को पक्षांतरण कर दूं, यानी कि इसे दूसरे पक्ष में ले जाता हूं। 18 एलसीएम के किस में है, गुणा में है। दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको ले जाते हैं दूसरे पक्ष में। 252 गुणा 594 बटा 18 बराबर क्या होगा, एलसीएम। चलिए अब देखिए, 18 का भाग देंगे 252 में भी चला जाएगा, 594 में भी चला जाएगा, दोनों में ही चला जाएगा। ठीक है ना। 18 एकम 18, सबसे पहले 25 में भाग दें, 252 में भाग दे रहा हूँ पूरे में। पूरे में भाग देने के लिए सबसे पहले तो दोनों दो संख्याओं में देंगे 25 में। 18 एकम 18 कितनी बार जाएगा, 18 एकम 18। 25 में से 18 गए तो 7 बचे, 7 और ये दो मिलकर क्या हो जाएगा 72। तो 18 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। तो कितनी बार हमारा भाग गया, 14 बार। 14 गुणा 594 बराबर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 में गुणा किया 594 का, 8316। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लेते हैं एचसीएफ जो है, मान लेते हैं एचसीएफ 6 और 12 का क्या है, 6 है। तो मुझे बताइए एलसीएम क्या होगा 7 और 14 का। एलसीएम क्या होगा 7 और 14 का। क्या इस क्वेश्चन को हम इस संबंध से सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्या इस क्वेश्चन को इस संबंध से, कौन से संबंध से, जो हमने अभी पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, क्या इससे सॉल्व कर सकते हैं क्या। वाई और एन लिखकर बताइए चलिए सभी बच्चे। मेरा क्वेश्चन समझिए सबसे पहले। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे दिया गया है एचसीएफ जो है 6 और 12 का, वह 6 है। तो मुझे एलसीएम निकालना है 7 और 14 का। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, इस क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं। यदि आपको लगता है कि हाँ सर सॉल्व हो जाएगा तो वाई लिखें, आपको लगता है कि सर नहीं इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो एन लिखें। ओके। अच्छा अभी आंसर नहीं करना है बेटा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्या संबंध से सॉल्व कर सकता हूं क्या मैं, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है। अच्छा जो बच्चे वाई लिख रहे हैं वो एक बारी बताएं कि एचसीएफ का मान क्या लेंगे। जो भी बच्चे वाई लिख रहे हैं वो एक बारी बताएं एचसीएफ का मान क्या लेंगे। जो भी बच्चे बेटा वाई लिख रहे हैं एक बारी जल्दी से बताएं एचसीएफ का मान क्या लेंगे। हाँ जी, जितेंद्र यादव की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक। अच्छा अब है ना थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लेते हैं यही क्वेश्चन दिया गया है,
तो कई बार बच्चे क्या करेंगे, ए गुणा बी, ए और बी के मान क्या ले लेंगे, या तो वो ए और बी के मान ले लेंगे 6 और 12। सबसे पहले तो ये देखिए हो तो जाएगा इस संबंध से सॉल्व। अच्छा, जिन्होंने यस आंसर लिखा है उनका भी ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है उनका भी ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, मैं थोड़ा सा होता है ना भावनाओं को समझना, तो जिन बच्चों ने एन लिखा है उनको मैं समझ गया हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। और जिन बच्चों ने लिखा है सर ये सॉल्व हो जाएगा, वो बच्चे कहाँ पर गलती कर सकते हैं। ए और बी के मान आप क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्याएं अलग हैं और ये दोनों संख्याएं अलग हैं। एक मिनट, ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं ये अलग हैं और ये दोनों संख्याएं अलग हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर कौन सी दोनों संख्याओं को लेंगे, तो आप इन दोनों संख्याओं को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा जा रहा है हमसे, 7 और 14 का। तो हम जब इस संबंध को लगाएंगे तो ए और बी के क्या मान लेंगे, 7 गुणा 14 बराबर एलसीएम हमें निकालना है HCF। अब काफी बच्चे क्या गलती करेंगे, HCF का मान ले लेंगे 6, जबकि हमें 6 मान नहीं लेना है HCF का। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लेना है सर, 6 ही तो दिया है। तो बेटा ध्यान से देखिए, 6 किसका मान दिया है, 6 हमें 6 और 12 के HCF का मान दिया है। तो क्या हमें 6 और 12 का HCF लेना है क्या, नहीं, हमें तो 7 और 14 का HCF चाहिए। हमें तो इनका HCF चाहिए जो यहाँ पे लिखी है, लेकिन हमें ऊपर 6 तो 7 और 14 का HCF नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, 7 और 14 का HCF निकालेंगे। 7 और 14 का HCF क्या आएगा, 7, और उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर हम एलसीएम का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि ये जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी इतनी, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है ये इतनी इंफॉर्मेशन, इसका कोई उपयोग नहीं है। हम खाली क्वेश्चन को इसी से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हुई कि आप इस तो ऐसे केस में क्या बेहतर होता है, ऐसे केस में यह बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट ही अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, क्योंकि हमें उसमें एचसीएफ निकालना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम एलसीएम से ही सॉल्व कर लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम निकालना है तो हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या, वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से, सभी बच्चे। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, जिनको भी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, जिनको भी समझ में नहीं आया है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। सुमित कुमार कल्प अहिरवार के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए ना, पहले वाले। यस सर। ठीक, तो कोई बात नहीं, यही सही है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यदि आपके समझ में आया तो अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करें और पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। हाँ जी, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें। सॉल्व सभी को करना है बेटा, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 96 और 404 का एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। कोशिश करें एक भी बच्चे का गलत नहीं हो, सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर करें।
अच्छा, इसमें चलिए आपकी हिंट के लिए या फिर आपकी हेल्प के लिए एक हिंट देता हूँ। आपकी हेल्प के लिए एक हिंट देता हूँ। 96 गुणा 101 होता है 9696। 95 गुणा 101 होता है 9595। 94 गुणा 101 होता है 9494। और 92 गुणा 101 होता है 9292। ठीक है, गुणा करने में आपको टाइम ना लगे इसलिए आपको यह हिंट दी गई है। बेटा बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है क्या? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सर एक, आज पता नहीं क्या इशू हो रहा है स्क्रीन में। अभी दिखेगी, अभी दिखेगी। ये सब दिखने लगी। हाँ जी, ठीक। तो मैंने हिंट लिखी है इस क्वेश्चन के लिए जिससे कि आप इसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। 96 गुणा 101 होता है 9696 यानी कि 96 96। 95 गुणा 101 होता है 95 95। 94 गुणा 101 होता है 94 94। और 92 गुणा 101 होता है 92 92। बेटा जल्दी सॉल्व करें सभी बच्चे, अभी 9 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। हाँ जी, बाकी के बच्चे भी आंसर करें। अच्छा, आंसर करने का मतलब यह नहीं कुछ भी आंसर करें, जो आपका आंसर आ रहा है वही आंसर करना है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। टाइम। चलिए मुझे ये बताइए जल्दी से, ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने आंसर किया है? ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने आंसर किया है? अच्छा, कमेंट में एक बार बी लिखें जिन्होंने भी बी आंसर किया है। ओके, बाकी बच्चे जिन्होंने भी बी आंसर किया है, ओके ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नवीन कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा एक बार ही बताएंगे, म्यूट ऑन म्यूट कर, सॉरी अनम्यूट करके बताइए कि कैसे आया ऑप्शन बी। हेलो सर। हेलो। सर गलती से हो गया सर। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है, ये सर इसका ए आएगा। ओके ठीक है। अच्छा, कल्प अहिरवार की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, आप बताएंगे आपका ऑप्शन सी कैसे आया? कल्प अहिरवार की आईडी से जो स्टूडेंट है, इसका ऑप्शन सी कैसे आया? अंकित कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप अनम्यूट करके बताइए बेटा एक बारी आपका बी कैसे आया? ठीक। हाँ जी, विक्रम सिंह, आप बताएंगे विक्रम सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बी कैसे आया? ओके, अच्छा अभी सभी को पता लग गया कि इसका ए आंसर है। ठीक है, तो देखिए हाँ बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारा आंसर सही आता है लेकिन पोल में जब हम आंसर करते हैं तो गलत आंसर कर देते हैं। और ये इनफैक्ट हमारे रियल लाइफ में यानी कि एग्जाम के टाइम पे भी होता है कि हम कई बार हम मैथ्स में क्या करते हैं, रफ में सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, तो वहां पे सही आंसर आ जाता है, लेकिन जब हम फेयर में सॉल्व करते हैं तो गलत सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना? या फिर वैसे हमें क्वेश्चन आता होता है लेकिन जल्दबाजी में हम गलत आंसर कर देते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तभी केवल सावधानी नहीं बरतनी है जब आप आंसर भी कर रहे हैं। आंसर कर रहे हैं मतलब मान लीजिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन है एबीसीडी वाले, जब उनको फिल कर रहे हैं
तो भी ध्यान से फिल करें, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्या दिया गया है? दोनों संख्याएं दी गई हैं हमारे पास। कितनी कितनी है? ए दिया गया है हमारे पास 96, बी दिया गया है हमारे पास 404, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है। तो एचसीएफ क्या हो गया है मेरे पास? 4। मुझे निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हमें पता है फॉर्मूला, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। ए क्या है? 96, बी क्या है? 404 यानी कि 404। एचसीएफ क्या दिया गया है? एचसीएफ हमें दिया गया है 4। एलसीएम क्या है? एलसीएम हमें निकालना है, हमें नहीं पता। चलिए, अब हमें एलसीएम के गुणा में क्या है? 4। तो 4 को हम यहाँ ले आएंगे दूसरे पक्ष में। तो 96 गुणा 404 बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम। 4 का भाग देंगे 404 में, 4 एकम 4, 404 में देंगे तो 4 एकम 4, 0 की 0, 4 एकम 4। तो क्या आया? 96 गुणा 101 बराबर एलसीएम। तो 96 गुणा 101 क्या होता है? आपको हिंट दी गई है 9696। तो ये होगा आपका एलसीएम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एलसीएम आपका 9696 आएगा, ठीक है। सर मैथ की बुक को कौन एग्जाम में क्या बेटा? नितिन कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, मैथ्स की बुक का तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो तो फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये बातें हम बाद में करें क्लास के। ये बात हम बाद में करते हैं, अभी हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, टाइम कम है थोड़ा सा। चलिए, तो इसका आंसर तो हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। गलत आंसर नहीं आना चाहिए इस बार। इस बार गलत आंसर नहीं आना चाहिए, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 18 है, एलसीएम 1584 है। उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है 144 यानी कि 144। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है और कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ध्यान से सॉल्व करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, किसी भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आए, कोशिश कीजिए। और शाबाश, इसी के साथ एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया। बेटा ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है इस बार। दोनों संख्याओं में से एक दी गई है, एक पूछी है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। फिफ्टीन सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड बचे हैं। हाँ जी, लगभग 5 बच्चों का आंसर नहीं आए हैं, बेटा आंसर करें। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार हमें दोनों संख्याएं नहीं पता है, केवल एक संख्या दी गई है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 144 है, तो मैं मान लेता हूं एक संख्या मुझे दी गई है a बराबर 144। ठीक है ना। एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ मुझे दिया गया है दोनों संख्याओं का 18। एलसीएम मुझे कितना दिया गया है दोनों संख्याओं का? 1584। ठीक है। इतना। चल, और मुझे निकालना क्या है? दूसरी संख्या यानी कि b का मान निकालना है। तो मैं ऐसे लिख दूं, a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, क्योंकि हमें बस एक यही संबंध पता है एलसीएम और एचसीएफ में। चलिए, ए क्या होगा? 144 गुणा b का मान निकालना है, b की जगह b बराबर एचसीएफ क्या है? 18 गुणा एलसीएम क्या है? 1584। मुझे b का मान निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके गुणा में जो भी है 144, इसको मैं दूसरे पक्ष में ले जाऊं, तो इस 144 को मैं दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा। b के गुणा में है 144, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 18 गुणा 1584 बटा 144। चलिए, 18 का भाग देंगे 144 में तो कितनी बार जाएगा? 18 का भाग देंगे यदि 144 में तो कितनी बार जाएगा? 18 एकम 18, 18 अठ 144। ठीक है ना, तो 8 बार जाएगा। तो b बराबर क्या होगा? 1584 बटा 8। चलिए, 1584 में 8 का भाग दें। देखिए, पहले 15 में देंगे, 8 एकम 8, कितने बचे? 7। 7 और 8 क्या हो जाएगा? 78। 8 का भाग देंगे 78 में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 नाम 72। ठीक है। 78 में से 72 यानी कि 78 में से 72 गए तो 6 बचे। 6 और 4 ये कितना हो जाएगा? 64। तो 8 का भाग देंगे 64 में तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो बी का मान कितना हो गया? 198, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नवीन कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, नहीं बेटा ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी आएगा 198। ठीक है। क्या सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि? हाँ जी, बताइए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं? तो देखिए, कुछ भी नहीं है, ये जो संबंध है ए गुणा बी एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसमें है ना 4 चीजें हैं टोटल। एक तो पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक एचसीएफ है, एक एलसीएम है। आपको इसमें कोई भी 3 चीजें दी गई होंगी और चौथी आपको निकालनी होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। 3 चीजें दी गई होंगी, चौथी निकालनी होगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, ए दिया गया है, बी का मान निकालना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ए का मान दिया गया हो, बी का दिया गया हो, एचसीएफ दिया गया हो, एलसीएम निकालना हो। या फिर किसी क्वेश्चन में हो सकता है ए बी का दिया गया हो, एलसीएम का दिया गया हो, एचसीएफ का निकालना हो।
तो कोई भी 3 चीजें दी गई होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है घातांक और घातांकीय रूप। अब घातांक क्या होता है या फिर घातांकीय रूप क्या होता है? तो कई बार आपने देखिए इस तरह की संख्याएं देखी होंगी, 10 की घात 2 हो गई, 5 की घात 7 हो गई, 3 की घात 4 हो गई। तो ये जो ऊपर लिखे होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं घातांक। ठीक है, वैसे आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक बारी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है, देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10। क्या 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10? चलिए जल्दी से बताइए, क्या 100 को मैं 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख यस सकते सर। हैं। 10 गुणा 10 100 ही आता है ना। तो देखिए 10 गुणा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 10 की घात, 10 गुणा 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 और उसके ऊपर ये घात 2। जो छोटी संख्या लिखी होती है ना, छोटी मतलब साइज में छोटी, इस तरीके से इसके ऊपर लिखी होती है, इसे हम कहते हैं घातांक या फिर घात। ठीक है ना। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 की घात 2, इस तरीके से। और इसे पढ़ा कैसे जाता है? 10 की घात 2 या फिर 10 की दूसरी घात। ठीक है ना। तो देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, घातांक होता है एक, तो मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या लिखी है इस प्रकार की, तो इसमें जो ये ऊपर लिखी होती है साइज में जो छोटी होती है उसे हम कहते हैं घातांक, और जो नीचे लिखी होती है जो साइज में बड़ी होती है उसे हम कहते हैं आधार। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला जो रूप होता है, देखिए संख्याएं दो तरीके से लिखी जा सकती हैं, एक तो इस तरीके से 100 और एक इस तरीके से 10 की घात 2। तो ये वाला जो रूप होता है, क्योंकि इसमें हमें घातांक दिख रहा है 2, तो यह वाला जो रूप कहलाता है, यह कहलाता है आपका घातांकीय रूप। घातांकीय रूप का मतलब एक संख्या को घात के रूप में या फिर घातांक के रूप में लिखा गया है, इसलिए उसे घातांकीय रूप कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक उदाहरण आया, 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। तो घातांकीय रूप लिखते कैसे हैं? घातांकीय रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेते हैं। कैसे लेते हैं? 25 का घातांकीय रूप लिखना है तो हम क्या करेंगे? 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका भाग जाएगा? 5 का पचम 25, फिर से 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5। और 5 गुणा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 2। 5 गुणा 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 2। अच्छा, ये लिखते कैसे हैं? 5 की घात 2 ही क्यों लिखा, 5 की घात 3 क्यों नहीं लिखा? तो देखिए ये लिखते कैसे हैं, जितनी बार कोई भी संख्या खुद से गुणा हो रही है, जितनी बार कोई भी संख्या खुद से गुणा हो रही है उतनी ही उसकी घातांक आती है। जैसे अभी यहाँ पर 5 कितनी बार गुणा हो रहा है? 5 खुद से 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने लिखा है 5 की घात 2। अच्छा, कल्प अहिरवार के एडिशनल स्टूडेंट है, बेटा अपने आपको म्यूट पे रखें प्लीज। अभी मान लीजिए इसकी जगह ऐसे ना आके इस तरीके से आ जाता 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका घातांकीय रूप क्या हो जाता? 5 खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है? 1 2 3 4, 4 बार गुणा हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 5 की घात 4। ठीक है। तो कोई भी संख्या खुद को जितनी बार गुणा करती है या फिर खुद से जितनी बार गुणा होती है वह उसकी घात बन जाती है या फिर घातांक बन जाती है। क्या सभी को क्लियर हुआ घातांकीय रूप कैसे लिखते हैं? किसी भी संख्या का घातांकीय रूप किस प्रकार से लिखा जाता है, सभी को क्लियर हुआ? सर अगर 5 गुणा 2 गुणा 3 होता तो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर 5 गुणा 2 गुणा 3 होता तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 5 खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है? एक बार, केवल एक ही तो है और है ही नहीं, तो 5 की घात 1 गुणा 2 कितनी बार गुणा हो रहा है खुद से? एक बार, तो 2 की घात 1 गुणा 3 खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 की घात 1। तो जो मान लेते हैं ये जो 30 है इसका घातांकीय रूप क्या आएगा? 5 की घात 1 2 की घात 1 3 की घात 1।
ठीक है ना, या फिर 5 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, ये आएगा। सर जितनी भी संख्या है उन सब की घात निकालनी है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, जितनी भी संख्या है उनकी घात निकालनी है, उन सभी के घातांक के रूप में ही लिखना है। ठीक है, तो यस सर। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घातांकीय रूप लिख सकते हैं। अच्छा, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। दोनों चीजों का मतलब, मान लेते हैं 25, 25 का हमने घातांकीय रूप लिख लिया, 5 की घात 2, उसके बाद हमें घातांक बताना है। घातांक क्या आया, 2 आया। आधार क्या आया, आधार क्या होता है, जो नीचे बड़े साइज में लिखी होती है, यहाँ पे क्या है 5। तो आधार हमारा हो गया है 5, घातांक हमारा कितना हो गया है 2। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। दोनों चीजों का मतलब क्या है, दोनों चीजों का मतलब है कि आपको घातांकीय रूप निकालना भी आना चाहिए, यानी कि 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का 5 की घात 2। और आपको ये भी आना चाहिए, मान लीजिए 5 की घात 2 दी गई है, तो इसको हम नॉर्मल रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि कैसे निकालते हैं। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ होगा, देखिए 5 की घात 2 कैसे बनी होगी, जब हम 5 को 2 बार गुणा करेंगे। 5 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे खुद से, तभी तो 5 की घात 2 बनी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और यह बन जाएगा हमारा 25, यानी कि 25। ठीक है, आया समझ में। तो आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए, घातांकीय रूप में बदलना और घातांकीय रूप से नॉर्मल रूप में बदलना। किसी भी बच्चे को यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिखे। किसी भी बच्चे को यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिखें। सभी को क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें मान निकालना है या फिर नॉर्मल रूप में लिखना है किसको, 3 की घात 4 को। 3 की घात 4 का हमें मान निकालना है। चलिए एक बार आप सभी ट्राई करें, 3 की घात 4 का क्या मान आएगा। 3 की घात 4 का मान क्या आएगा, ध्यान से सॉल्व करें बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। 3 की घात 4 कैसे बनी होगी, 3 की घात 4 का मान निकालिए। अच्छा, जितेंद्र यादव की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, किसी बच्चे को बोल रहे हैं, सुमित शॉर्ट यस को कॉल सर। भेजो। सर सुमित को बोल रहा हूँ, उससे कुछ काम है। ठीक है, अच्छा बेटा, जो भी काम है, पर्सनल काम है, वो क्लास के बाद करें प्लीज, अभी क्लास पे फोकस करेंगे। ठीक है, सर उसका नंबर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कर लेना, यहीं पे कर लेना, लेकिन क्लास के बाद, अभी नहीं। ग्रुप में है हाँ जी, मेरा नंबर। अच्छा अभी क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, 3 की घात 4 का मान निकालना है। 3 की घात 4 का मान निकालें, वेरी गुड, सर बहुत बढ़िया। टाइप नहीं हो रहा, 81 है। ठीक, तो 3 की घात 4 कैसे बनी होगी, जब हमने 3 को 4 बार गुणा किया होगा, क्योंकि हम जिस संख्या को स्वयं से जितनी बार गुणा करते हैं वही उसकी घातांक बन जाती है। यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब हमने 3 को 4 बार गुणा किया होगा। ठीक है, तो 3 का गुणा 3 से किया 9, गुणा 3 का गुणा 3 से किया 9, 9 नाम 81। तो हमारा आंसर क्या आ गया, या फिर इसका मान क्या आ गया, 81। ठीक है, चलिए इसका मान ज्ञात कीजिए, 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, इसका मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे कमेंट में ही आंसर करेंगे। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही करेगा।
बेटा ध्यान से सॉल्व करें। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे इसका। ओके, सभी बच्चे आंसर करें कमेंट में। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। ओके, ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, ये भी बिल्कुल भी टफ नहीं है। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। 2 की घात 4 कैसे बनी होगी? जब हमने 2 को 4 बार गुणा किया हुआ होगा, है ना। 2 को जब हमने 4 बार गुणा किया होगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह, फिर क्या है? -3 की घात 3, तो -3 गुणा -3 गुणा -3। सर स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा। सेकंड रुक सर। क्यों ये? एक मिनट अभी दिखेगा। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 की यस घात 4 को बेटा मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तभी तो 2 की घात 4 बनेगा। उसके बाद -3 की घात 3 का क्या मतलब है? कि हमें जो ये आधार है -3, इसको 3 बार गुणा करना है खुद से ही, तभी तो इसकी घात 3 आई होगी। तो मैंने गुणा में लिख दिया -3 गुणा -3 गुणा -3। ठीक है, अब सॉल्व करें। 2 गुणा 2, देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27। लेकिन किसका? माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस, और फिर उस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। तो क्या हो जाएगा? 16 गुणा माइनस का 27। ठीक है, और जब आप 16 गुणा माइनस का 27 करेंगे, तो पहले मुझे ये बताइए चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह कौन सा आएगा? 16 गुणा माइनस। 27 करेंगे तो हाँ जी बिल्कुल, माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या प्लस की है 16, एक संख्या माइनस की है, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा। और गुणा कर लीजिए, 16 गुणा 27 क्या आता है? 432। तो माइनस का 432 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। बाकी के बच्चे बताएं, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यदि आपको यह क्लियर है तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी नहीं है। सुमित भाई एसएस को काम भेज दे छुट्टिया को। भेजा तो था।